इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति भाग 3। इसमें हम भाप की शक्ति से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो भाप की शक्ति आप जान गए होंगे कि किस तरह भाप के शक्ति के अनुसार भाप इंजन चला। भाप इंजन के मतलब आप समझ सकते हो, रेलवे में भी भाप इंजन चलते थे जिसके अनुसार से हमारी रेलगाड़ियां खींची जाती थी, चल जाती थी। और उस समय कोयले का ही इस्तेमाल करते थे पानी को गर्म करने के लिए। तो देखो, कुछ भी हो, काठ कोयला का तो इस्तेमाल होगा ही, लेकिन अब पानी गर्म हो गया तो उसका जो गैस निकल रहा है, द्रव्य निकल रहा है, अब उससे जो हीट, वहां पर ताकत, शक्ति जो उत्पन्न होती है ना, उसके बारे में पढ़ना है। आपको आम भाषा में पता है कि भाप निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो। पानी गर्म करो, थोड़ा सा छोटा सा छेद वाला रख दो, वहां से निकलने लगेगा भाप आपका। वहां पर हाथ मत लगाना, नहीं तो हाथ बहुत जल्दी जल जाता है, क्योंकि पानी के टेम्परेचर से भाप का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि पानी के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है तभी वो ऊपर निकलता है, और ऊपर निकलता है तो बहुत ज्यादा अग्नीय होता है, वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। थोड़ा देर रखोगे, हाथ का पूरा फोरा फोरा निकाल देगा वो। तो जब यह पता चल गया, किसको पता चल गया? जब यह लोगों को पता चल गया कि भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है, तो यह बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के निर्णायक सिद्ध हुआ था। औद्योगिकरण के बहुत बड़े पैमाने पर इसका सिद्ध हो गया कि हाँ भैया, ये सही बात है। तो द्रव चलित का मतलब क्या होता है? द्रव चलित शक्ति, यही जो भाप की शक्ति का यहाँ पर बताया जाता है। द्रव मतलब क्या? कोई भी लिक्विड वाला सामान। ठीक है, अब उसके अनुसार से कुछ चल रहा है तो द्रव्य चलित शक्ति ही होगा ना। तो द्रव्य चलित शक्ति के रूप में जल भी सदियों से ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन रहा है। सदियों से, आज से नहीं, बहुत साल पहले से। लेकिन इसका उपयोग कुछ खास इलाकों, मौसमों और चल प्रवाह की गति के अनुसार सीमित रूप में ही किया जाता था। ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता था, केवल थोड़ा मोड़ा काम चलाऊ किया जाता था, लेकिन बाद में फिर इसको बढ़ा दिया गया। लेकिन अब इसका एक अलग रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। भाप की शक्ति उच्च तापमान पर दाब पैदा करती है। समझो, यहाँ पर जो भाप की शक्ति है, उच्च तापमान, बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद दाब पैदा कर सकती है, मतलब प्रेशर लगा सकती है, वजन लगा सकती है, बुता लगा सकती है। ठीक है, दाब पैदा करती है जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था। ये भाप शक्ति ऊर्जा का यह एक अकेला स्रोत था उस समय, जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। एक तरीके से समझो कि ये भाप वाली उस जमाने में मशीनरी बनाने के लिए भरोसेमंद था, कम खर्चीला था और अकेला ही था उस समय, उसके अलावा कोई नहीं था। उस समय डीजल इंजन का शुरुआत ही नहीं हुआ था, आविष्कार ही नहीं हुआ था। डीजल को प्यूरिफाई नहीं किया गया था। तो डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, जो भी हम देखते हैं मोबिल अपने इलाके में, दुकान में, पेट्रोल पंप पे, ऐसा नहीं है कि जैसा हमें मिल रहा है वैसा ही हो। नहीं, आप रिफाइनिंग में जाओगे जहां पर ये सब रिफाइन होता है, तो वहां पर जाओगे तो एकदम काला काला होता है, एकदम पूरा लगेगा ना कि एकदम गंदा पदार्थ जैसा आपको दिखेगा। समझो कि आज भारत देश में पेट्रोलियम को जमीन से निकाला जाता है, ऐसे समुद्र से भी निकलता है और समुद्र से ही निकलता है, और अरब और ईरान के इलाके में जमीन से भी निकलता है। तो देखो बात क्या है, पेट्रोलियम आया एकदम काला, पूरा काला। पहले हम उससे हाइड्रोजन बनाएंगे जिससे हमारा एरोप्लेन चलता है, फिर उसके बाद पेट्रोल बनाएंगे, डीजल बनाएंगे, फिर उसके बाद मोबिल बनाएंगे। ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद हम उसका ग्रीस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्रीस बनाएंगे। और उससे भी जो नीचे बचेगा उसको अलकतरा में मिलाकर हम रोड में डाल देंगे। और चाहे एक बीच में आता है एक और प्लास्टिक जैसा आता है जिसका हम लोग टूथपेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। आपको आम भाषा में समझा देते, कैरेट बनता है, उसमें इस्तेमाल होता है। कोई भी कैरेट बन गया। बरस, जो भी बरस हो गया, उसमें वही चीज का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी आप ऐसा समझ लो जिसमें लचक हो, लचकदार हो, उसमें भी हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? वही उसका वेस्टेज का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये होता है लेकिन हमें पता नहीं है।
हमें पता चलेगा तो भी हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई मतलब उपाय ही नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करें। करना ही है। कब नहीं करोगे, किस वक्त नहीं करोगे, हमेशा तो करते हो ना। हम लोग वेस्टेज का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी कंपनियां कचरे को रिसाइकलिंग करके हमें हर सामान को दे रही है। दिल्ली में पानी दे रही है, लेकिन छोड़िए, यहाँ पर भाप की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योग में किया गया। खनन मतलब जहां पर सब खुदाई वगैरह होता था, कोयला निकालना, सोना निकालना, चांदी निकालना, वहां पर इसका इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है। तो जब कोयले और धातुओं की मांग बढ़ी तो उन्हें और भी बड़ी अधिक गहरी खानों में से निकालने के प्रयासों में तेजी आई थी। अब यहाँ पर धातुओं की मांग बढ़ गई, कोयले की मांग बढ़ गई, तो और भी गहरे नीचे से ले जाकर लोगों को निकालना चालू कर दिया गया था कि अब नीचे जाएंगे, वहां से निकाल कर लाएंगे। तो उसमें भाप वाले इंजनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो खानों में अचानक पानी भर जाना भी एक गंभीर समस्या था कि हम खुदाई कर रहे हैं, अब कहीं से पानी का लीक हो गया तो पूरा पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा तो हजारों उसमें जितने भी वर्कर काम करते होंगे सब मर जाते थे। तो थॉमस सेवरी ने 1650 से लेकर 1705 इनका जीवन काल था। किसका? थॉमस सेवरी का 1650 से लेकर 1715 तक जीवन काल था। उस समय बाहर निकालने के लिए 1698 में माइनर्स फ्रेंड, यहाँ पर खनन मित्र का नाम उनको दिया गया है, तो माइनर्स फ्रेंड नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। किसका? भाप के इंजन का एक मॉडल बनाया। ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करती थी और अधिक दबाव हो जाने पर उनका विस्पित्र, यहाँ पर लिखा है, सॉरी विस्पित्र नहीं, वाष्पित्र, तो वाष्पित्र जिसको हम लोग बॉयलर बोलते हैं। बॉयलर क्या चीज बोलते हैं? एक छोटा सा डब्बा जैसा रहता है, मतलब उतना भी बड़ा नहीं, लेकिन बॉयलर आपका जिसमें पानी रखा जा सके, तब ना नीचे हीट लगाएंगे भी। तो बॉयलर फट जाता था। पहले का बॉयलर गर्म होते 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 तो फट जाता था, इसलिए उसका काम जो होता था धीरे धीरे किया जाता था। आज आपको मैं बताऊं तो आप जो भी मशीन देख लो, जेसीबी मशीन देख लो, ऐसे जेसीबी कंपनी का नाम है, मशीन का नाम नहीं है। जेसीबी का देख लो, क्रेन का देख लो, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर का देख लो। इसमें आज हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? एक टैंक है जिसमें ऑयल भरा रहता है और उसी ऑयल के चलते हमारा ब्रेक लगता है, स्टीयरिंग घूमता है, चाहे जो भी हम हाइड्रोलिक प्रेस पे उठाते हैं, चाहे ट्रैक्टर का प्रेशर हो गया, तो ये सब ऑयल के अनुसार ही चलता है। हाइड्रोलिक प्रेस, समझे ना, उसके अनुसार ही चलता है। समझ लो कि हाइड्रोलिक प्रेस ना हो, टंकी फट जाए, मतलब जो उसमें ऑयल भरा हुआ है वो फट जाए, फट जाएगा तो गैस पूरा जल्दी से निकल जाएगा, ऑयल निकल जाएगा, ऑयल निकल गया, गैस निकल गया तो गच से ना अंदर आएगा, धस जाएगा कि नहीं, इसके वजह से घटना हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए जब आप हाइड्रोलिक प्रेस खरीदने जाओगे, छोटा सा ही खरीदोगे ना, तो हाइड्रोलिक प्रेस आपको 1000 रुपए का पड़ेगा, 1000 से कम नहीं पड़ने वाला। आप जो दरवाजा में हाइड्रोलिक प्रेस का एक आता है, मार्केट में जाओगे तो मालूम चलेगा, वो किचन वगैरह में लगता है, ऑफिस में लगता है हाइड्रोलिक प्रेस, तो उसको आप उठाओगे तो ऊपर उठ जाएगा ऑटोमेटिक, नीचे करोगे तो आराम से धीरे धीरे हो जाएगा। उसको जब आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो 1000 रुपये का एक पड़ता है, लेकिन अब दाम कम हो गया है, 1000 का 2 मिलता है, मतलब 500 का एक मिलता है। और होगा किस तरह? आपके पेन उतना पतला है, पेन और मार्कर उतना पतला होगा और एक हाथ का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो समझो कि इस तरह हमारा हर चीज काम करता है। मजबूत बनाएंगे तो मजबूत दाम लेगा सब, है कि नहीं? आप भी कभी बॉयलर को इस्तेमाल करना, बॉयलर का इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ में आएगा इसके बारे में। बॉयलर से पहले ये मैं बता देता हूँ, वोट के आविष्कार, यहाँ पर वोट क्या होता है? वाट, वाट, यहाँ पर वाट है, वाट बिजली का वाट भी बोलते हैं, बिजली वाट। आप जो भी फिजिक्स पढ़ा होगा 9, 10, 11, 12 में, वाट को अच्छे तरीके से जानता है। तो वाट के अधिकतर भाप के इंजन तक ही सीमित नहीं थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नाम है। और उसने दस्तावेजों की नकल तैयार करने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया का भी आविष्कार किया था, और उसने नापने की एक इकाई बनाई थी जो पुराने सर्वत्र शक्ति स्रोत घोड़े की शक्ति के साथ यांत्रिक शक्ति की तुलना पर आधारित थी। समझ लो कि नापने के लिए घोड़े की शक्ति के साथ साथ
यांत्रिक शक्ति की तुलना पर आधारित थी, जिसके अनुसार हम लोग किसी भी चीज को नाप सकते थे। तो वाट की माप इकाई यानी अश्व शक्ति हॉर्स पावर एक घोड़े की 1 मिनट में 1 फीट मतलब 0.3 मीटर तक 33,000 पौंड 33,000 पौंड ये पैसा बोले जाते हैं। अमेरिका की तो बात नहीं, अमेरिका में डॉलर चलता है, लेकिन रसिया में शायद पौंड चलता है। तो पौंड मतलब 14,969 किलोग्राम वजन उठाने की क्षमता के सक्षम थी। यहाँ पर समझ लो कि अश्व शक्ति अगर फुट दौड़ता है, मीटर दौड़ता है, तो इतना वजन वो उठा सकता है। अगर किस लिए उसका मैकेनिज्म बना दिया जाए तो इतना हजार वजन वो उठा सकता है, आसानी से उठा सकता है। पहले के लोग कुछ कुछ मिलकर कितने भारी भारी पत्थर उठा लेते थे, लेकिन आज के लोग उतना इकट्ठा होते नहीं है। इकट्ठा होते हैं, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो बाहुबली 2 में महिष्मती साम्राज्य में किस तरह उसका पुतला उठाया जाता है। नाम तो मुझे याद नहीं रहता है, खास करके नाम ही भूल जाते हैं हम। तो उसका जब पुतला उठाया जाता है तो कितने लोग उठा रहे थे, तो उसी तरह पहले के लोग उठाया करते थे। उठाने की क्षमता के समक्ष थी कि भैया उतना वजन उठा सकता है। तो अश्व शक्ति को विश्व में सर्वत्र यांत्रिक ऊर्जा के सूचक के रूप में काम लिया जाता था। इतना घोड़ा लगाया जा रहा है मतलब इतना वेट उठ गया, इतना घोड़ा इतना वेट उठा सकता है, उसी के अनुसार वहां पर कुछ ना कुछ वहां पर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर आप समझ सकते हो, देखो यहाँ पर रोलिंग मशीन चल रहा है ना, तो एक घोड़ा कितना रोलिंग मशीन चला सकता है, कितना वजन का रोलिंग मशीन चला सकता है, एक घोड़े के अनुसार फिट होता था यहाँ पे कि अगर इतना धीरे धीरे चल रहा है, इतना वजन चल रहा है तो इतना वजन उससे उठ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर किस तरह ये लोग वजन उठाने को छोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को नचाने का भी काम किया जाता था, लोग नाचते भी थे, घोड़ा नाचते रहेगा सब उठ जाएगा। जिस तरह आज हमारा क्रेन का इस्तेमाल होता है, उस तरह पहले ये लोग घोड़े का इस्तेमाल से ही क्रेन का काम कर लेते थे। पहले कहाँ था, कुछ भी नहीं था, पहले जो था यही था, जानवर ही थे, हमारे इंसान ही थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो भाप का एक और इंजन 1712 में थॉमस न्यूकोमेन जिनका जीवन काल था 1683 से लेकर 1729, मतलब यहाँ पर आविष्कार किए और 10-15 साल में ही निकल लिए। तो थॉमस न्यूकोमेन द्वारा बनाया गया था एक और भाप इंजन। उसका इस्तेमाल क्या था, इसमें सबसे बड़ी कमी, कुछ भी बनता है तो कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि संघन बेलन क्या होता है, बेलन जैसा घर में आप बेलन देखे होगे ना, तो वैसा ही कुछ आकार उसका था। ठीक है, तो संघन बेलन के लगातार ठंडा होते रहने से उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। तो जो बेलन था ना इंजन का, जो ऊपर नीचे करने वाले बेलन होते हैं वो पंप जैसा, तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता था, इसलिए उसका भी कुछ किया गया होगा। तो भाप के इंजनों का इस्तेमाल 1769 तक केवल कोयले की खानों में ही होता रहा। समझो यहाँ पे भाप के इंजन का जो इस्तेमाल था 1769 तक केवल कोयला खदान में ही होता रहा था। जब जेम्स वाट का नाम आपने सुना होगा, तो जेम्स वाट ने इसका एक और प्रयोग खोज निकाला। क्या चीज, वाट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक पाइप मूवर मतलब पाइप के अनुसार जाएगा, यानी प्रमुख चालक के रूप में काम देने लगेगा। यहाँ पर समझना आप, फिर से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। तो वाट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय, साधारण पंप मतलब क्या, एक तरफ से मारा गया हवा दूसरे तरफ निकल गया, तो साधारण पंप की बजाय पाइप मूवर मतलब पाइप के नहीं ऊपर नीचे करे, यानी प्रमुख चालक जिसको मूवर बोला जाता है उसके रूप में काम देने लगा, जिससे कारखानों में शक्तिशाली मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी थी। और उसी की वजह से ऊपर नीचे करेगा तो कुछ सटा नहीं और फिर पंप देते रह गया, शक्ति दुगुना उत्पन्न उसमें हो गया, जिसके अनुसार से वो कुछ ना कुछ कारखाने में मशीन चलाने लगे।
एक धनी निर्माता, मतलब जो बहुत ज्यादा अमीर था, धनी निर्माता मैथ्यू बोल्टन। तो मैथ्यू बोल्टन जिसका जीवन काल 1728 से लेकर 1809 था। तो मैथ्यू बोल्टर की सहायता से वाट ने 1775 में बर्मिंघम आपको इंग्लैंड का शहर का नाम है, तो बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। क्या किया? सोहो फाउंड्री का निर्माण किया, जहां पर सबसे पहले ये लोग पुल बनवाए थे, लोहे का पुल। फिर उसके बाद से यहाँ पर सोहो फाउंड्री का निर्माण किया गया। यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो इस फाउंड्री से वाट जो था ना, तो वाट के सिस्टम इंजन बनाया था कि उसको मूवर के अनुसार ले चलो, तो सिस्टम इंजन बराबर बढ़ती हुई संख्या में बनकर निकलने लगा। बहुत लोग खरीदने भी लगे थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वाट के भाप इंजन ने द्रव चलित शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया। अब द्रव चलित, अब भाप के अनुसार चलने वाले मशीनों ने सारे इंजनों को बंद करवा दिया और भाप से ही सब चीज चलने लगा था, क्योंकि भाप बहुत ज्यादा शक्ति उत्पन्न करता था उस समय। आज भी बहुत क्षेत्र में भाप इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हीट करने के लिए डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डीजल नहीं हो तो हम लोग कोयला का इस्तेमाल कर देते हैं। 1800 के बाद मतलब क्या, 1800 ईस्वी के बाद, आज से करीबन 200 वर्ष पहले, ठीक है, अधिक हल्की तथा मजबूत धातुओं के इस्तेमाल से, अधिक सटीक मशीनरी औजारों के निर्माण से और वैज्ञानिक जानकारी के अधिक व्यापक प्रसार से भाप के इंजन की प्रौद्योगिकी और अधिक विकसित हो गई थी। समझो, यहाँ पर मैं धीरे से बताता हूँ इसको पूरी तरीके से, ठीक है। तो आज से 200 वर्ष पहले अधिक हल्की और मजबूत धातुएं, जिसका नाम स्टील था। आप खिलौने की बात कर लो, चाहे आप कोई भी मोटर खोल लो, ठीक है, तो उसके बीच में जो रड लगता है ना, बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत, गोली जैसा। आप बंदूक के गोली का बराबरी कर सकते हो उससे, इतना मजबूत होता है। अब हल्का भी है, मजबूत भी है। तो अधिक सटीक मतलब क्या होता है? जो टिकाऊ हो। तो अधिक सटीक मशीनरी, यहाँ पर मशीनी है, मशीनरी औजार के निर्माण से मशीनों के निर्माण होने लगे थे, क्योंकि अब हल्का हल्का सब चीज बनने लगा था। और वैज्ञानिक जानकारी के अधिक व्यापक प्रसार और वैज्ञानिक जानकारी भी बढ़ गया था। तो भाप के इंजन की प्रौद्योगिकी और भाप का इंजन जितना बढ़िया से पूरा बाजार को कैप्चर किया था, उसकी व्यापार और अधिक विकसित हो गई थी। और भाप इंजनों का बिकना धड़ल्ले से हो रहा था, बहुत ज्यादा लोग बेच रहे थे, बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे थे। पहले धातु को पीसने के लिए, सबसे समझो यहाँ पर कि पहले धातु को, ये तस्वीर देखना है, तस्वीर के बारे में शायद बताया जा रहा है, ठीक है, तस्वीर के बारे में ही। लेकिन किसके बारे में? तस्वीर का रहता तो इसमें बताए जाते हैं ना, तो वही चीज इसमें बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर और है। तो पहले धातु को पीसने के लिए चक्के चलाने का काम घोड़ों से लिया जाता था। जो सामने हमें देख रहे हैं, चक्का चलाने का काम घोड़ा का था। लेकिन बाद में भाप की शक्ति के इस्तेमाल से जनशक्ति तथा अश्व शक्ति पर मनुष्य की निर्भरता कम होती गई। अब जैसे जैसे हम भाप वाले शक्ति का इस्तेमाल करने लगे थे, तो जनशक्ति मतलब लोगों की शक्ति और अश्व शक्ति घोड़ों की शक्ति, ये दोनों का ह्रास होने लगा, मतलब खात्मा होने लगा था। तो लोग जो पालकर भी रखते थे वो छोड़ दिए थे। पहले के जमाने में, आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आप हर गांव में जाओगे तो आपको बैल का मेला लगता था, बैल मेला, ऑक्स मेला, ठीक है। आज बैलों की मेला लगती नहीं है। पहले गांव में बैल हुआ करते थे, तो लोग उसको लेकर जाते थे दूसरे के खेत में उसको जोतने के लिए, ठीक है। आज वो सब सिस्टम खत्म हो गया है, लोग बीमार होते जा रहे हैं। क्या है कि जो हम लोग अपनी परंपरा को छोड़ दिए, तो भैया बीमार तो होगे ना जी। अरे ठीक है भाई, हम बैल रखेंगे, दूसरे का नहीं जोतेंगे भाई, अपने जोतेंगे। और किसी को फुर्सत रहेगा तो वह भी बोल देगा, जोत डालेंगे उसका भी खेत। ये जरूरी नहीं है कि हम दूसरे के लिए अपने घर पर ये चीज रख रहे हैं, अपने फायदे के लिए रखो, दूसरे के फायदे के लिए नहीं। अरे घर में रहेगा तो हम ठीक रहेंगे, हमारे घर में जितना भी जूठा उठा होगा सब वो गाय भैंस बैल खा जाएंगे, है कि नहीं। जो भी कचरा हम खेत में फेंक देते हैं, चारा जिसको हम बोलते हैं, तो चारा हम घर पर लाएंगे, गाय खाएगी, बैल खाएगा, भैंसा खाएगा, भैंस खाएगा, हमारा जानवर जो भी है वो भी खाएगा। मैंने तो सोच रखा है भैया, सब लोग किसानी से हट रहे हैं ना, बाद में मैं बहुत बड़ा फार्म लगाऊंगा,
इसमें मेरा घर भी होगा, उसमें मेरा खेती बाड़ी भी होगा, उसमें आदमी भी होंगे, फुलवाड़ी भी होंगे, सब चीज होगा। इस तरह उसको बनाया जाएगा एकदम बढ़िया से, सिस्टम बाय सिस्टम। घूमने लायक जगह भी उसको बनाया जाएगा जहां पर लोग आ सके, घूम सके, बढ़िया से घूम सके, लोगों को अच्छा लगे देखने में। घर नहीं, एक तरीके से स्वर्ग बनाना है उसको। तो 1840 में स्थिति यहाँ पर थी कि देखो यहाँ पर 1840 आ गया है, मतलब 40 साल बीत गया है। तो 1840 में स्थिति यह थी कि ब्रिटेन में बने भाप के इंजन ही संपूर्ण यूरोप में आवश्यक ऊर्जा की 70% से अधिक अश्व शक्ति का उत्पादन कर रहे थे। तो 70% से अधिक अश्व शक्ति का उत्पादन कर रहे थे, लेकिन 40% तो था ना भैया। बहुत ज्यादा इस्तेमाल उस समय भाप वाले इंजन का लोग करने लगे थे। साफ साफ लिखा है कि भाप के इंजन ही संपूर्ण यूरोप में आवश्यक ऊर्जा की 70% अधिक अश्व शक्ति का उत्पादन कर रहे थे। मतलब अश्व शक्ति 30% आ गया था, बाकी 70% लोग भाप वाले इंजन पर ट्रांसफर हो गए थे, उसका ही इस्तेमाल कर रहे थे। अब नहरें और रेल, तो यहाँ पर समझो कि उस समय नहर और रेल लाइन ये बिछाए गए थे, बनाए गए थे। और नहर को तो बनाया गया था केवल व्यापार के लिए, रेल को भी व्यापार के लिए। आज भी वही होता है, नहर और रेल से क्या होता है, व्यापार के अलावा कुछ नहीं होता है। तो शुरुआत में, प्रारंभ में नहरें कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई थी, केवल कोयला को शहर तक ले जाने के लिए बस। इसका कारण यह था कि कोयले को उसके परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में समय बहुत लग जाता था, क्योंकि पहले का कोयला उतना बढ़िया होता नहीं था, टूटने के बाद ज्वलनशील नहीं रह जाता था उतना, और बहुत ज्यादा वजन होता था। इसलिए सड़क से ले जाएंगे तो बहुत खर्चा होता था, पानी से ले जाओ कम खर्चे मिल जाएगा, उसको हाथ से खेवते खेवते लेकर जाया जा सकता है, और उस पर खर्च भी अधिक नहीं होता था। लेकिन अब पानी से आ गया तो खर्च अधिक से नहीं हुआ, लेकिन जब सड़क से ले जाते थे तो उस पर खर्च भी अधिक जाता था, बहुत ज्यादा खर्च होता था। जबकि उसे बाजारों में भरकर नहरों के रास्ते ले जाने में समय और खर्च दोनों ही कम लगते थे। अगर नहर से जा रहा है, समय और खर्चा दोनों कम लगता था। बोरे में भरो, किसी चीज में भरो, अब लेकर जाओ। औद्योगिक ऊर्जा के लिए, औद्योगिक ऊर्जा मतलब फैक्ट्रियों के लिए, और शहरों में घर को गर्म करने और उनमें रोशनी करने के लिए कोयले की मांग बराबर बढ़ती रही थी, क्योंकि इंग्लैंड और यूरोप में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, और घर को गर्म करने के लिए लोग घर में आग जलाते हैं। आप फिल्म में, वेब सीरीज में देखे होंगे, बाहर वाले वेब सीरीज में, कि वो घर में आग जलाकर रह रहे हैं कि घर गर्म रहे मेरा। तो इसलिए वहां पर कोयले का इस्तेमाल लोग बहुत ज्यादा किया करते थे। इंग्लैंड में पहली नहर वर्सल कैनाल, क्या नाम है, वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स बिडली, 1716 से 72 उनका जीवन काल था, तो जेम्स बिडली द्वारा बनाई गई थी सबसे पहली नहर। क्या नाम था, वर्सली कैनाल। तो वर्सली नहर आप उसको बोल सकते हैं, जिसका प्रयोजन केवल यही था कि, केवल उसका काम यही था कि उसके जरिए वर्सले मैनचेस्टर के पास ही वर्सले शहर था, इसलिए उसका नाम भी वर्सली कैनाल रख दिया गया था। तो वर्सले के कोयला भंडार से, जहां पर हम वहां, तो मैंने बताया ना कि एक शहर का नाम था, तो वर्सले के कोयला भंडार से, तो वहां से शहर तक कोयले ले जाए जाते थे। अब भैया जहां से नहर खोद कर लाए हैं, जहां पर हमें ले जाना है, तो उसका नामकरण ही यहाँ पर कर दिया गया कि वर्सले जगह, इसलिए वर्सले कैनाल, और वहां से कोयला शहर में लेकर जाया जाता था। और इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी हो गई। जो 100 रुपए किलो कोयला मिलता था, वह कोयला अब 50 रुपए किलो मिलने लगा था। मैं आज से 15 साल पहले की बात बताता हूँ। हमारे इलाके में कोयला 7 से 8 रुपए किलो था, उससे भी कम 2 से 3 रुपए किलो था। लेकिन आज कोयले की कीमत 100 रुपए केजी हो गया है। 100 रुपए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 50 से 60 रुपए केजी तक मार्केट में है। एक्चुअल रेट मुझे पता नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत समय हो गया है कि हमारे घर में कोयला खरीदा ही नहीं गया है। हाँ,
ये मैं कटु सत्य बोल रहा हूँ कि कोयले की खपत अब हर घर में खत्म हो चुकी है। एलपीजी गैस है, उसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक कुकर है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर है, इलेक्ट्रिक चूल्हा हो गया, जिसका अनुसार किसी को अब कुकर खरीदने की जरूरत है, सॉरी, कोयले खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे गांव में लोग कोयला खरीदते हैं, दुकान वाले। हम लोग के पास लकड़ी है, लकड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं, चूल्हा का इस्तेमाल कर लेते हैं, गैस वाली चूल्हा है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ही बताओ, कोयले का इस्तेमाल आपके घर होता है क्या? किसी भी कीमत पर नहीं होता होगा। कोई कोई घर है जहाँ पर लिट्टी वगैरह बनाना है तो वो लोग कोयले खरीद कर रखते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं रखते होंगे। अब देख, नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जमीन पर स्थित खदानों या जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। बड़े बड़े जो जमींदार थे, अपने इर्द गिर्द में जहां उनका जमीन है वहां पर वो नहर खुदवा देते थे कि वहां पर जो भी उनका है उसकी कीमत बढ़ जाए। तो नहरों के आसपास में, तो आसपास से जुड़ जाने से नए नए शहरों में बाजार बन गए थे और नहरों के आसपास जो भी जुड़ा उसका बाजार बन गया। आज भी बहुत जगह आप नहर देखे होंगे जहां पर बाजार लगते हैं, और लगते ही हैं, सब लोग लगाते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे तो बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसलिए तेजी से हुआ क्योंकि वह लंदन, ब्रिस्टल चैनल और मर्सी तथा हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के माध्यम से स्थित था और इसके साथ ही जुड़ा था। कौन कौन? लंदन की नदी, ब्रिस्टल चैनल और मर्सी तथा हम्बर नदियों के साथ उसकी जुड़ाव थी, क्योंकि वहां से जो नहर आया था, जब ये सब जगह से नहर होते हुए आएगा तो समझो कि वहां से कितना व्यापार बढ़ता होगा। व्यापार बढ़ता है तो वहां पर दुकान खोल डालो, शॉपिंग मॉल खोल डालो, होटल खोल डालो, आराम से पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लोग आएंगे, जिसको भूख लगेगा वो आएंगे, जिसको नहीं भूख लगेगा नहीं आएगा, लेकिन जिसको लगेगा उस तो आएगा ना, वहां से आएगा तो पैसा देगा ना जी। ये सब बड़े बड़े लोगों की सोच होती है। 1760 से लेकर 1790 के बीच नहरें बनाने की, यहाँ पर समझना कि 1760 से लेकर 1790 के बीच नहरें बनाने की 25 नई परियोजनाएं शुरू कर दी गई थी। 25 नए नए परियोजनाएं चालू हो गई थी। समझो कि जहां पर नहर नहीं बनाए जाते थे, अब तिगुना रफ्तार से नहर बनता था वहां पे। और अब जब नहरों की परियोजना इतना आगे बढ़ गई तो 1788 से 1796 के बीच में, तो करीब करीब होता है 8 साल, ठीक है। तो 8 साल तक में एक नाम है नहरोमान, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं कैनाल मनिया। तो उसके नाम से पुकारे जाने वाली अवधि, एक तरीके से उपाधि थी वह। तो इसमें अवधि में 46 नई परियोजनाएं हाथ में ली गई थी और 46 नए नए परियोजनाएं उनको मिला था नहर खोदने के लिए। और उसके बाद अगले 60 वर्षों में अनेक नहरें बनाई गई थी, बहुत ज्यादा नहर बनाई गई, जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से अधिक थी। 4000 मील मतलब 6000 किलोमीटर लंबाई हो गई थी नहरों की, जिसको हम लोग आम भाषा में अपने गांव में, अपने पिंड में, अपने इलाके में नहर बोलते हैं। नहर बोलो, नाहर बोलो, जो भी बोलो, अपने भाषा में तो हम लोग नहर ही बोलते हैं भैया। आगे देखते हैं, पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन कब बना था? 1814 में बना था। समझो यहाँ पर कि पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में बना। कब? किसका नाम था? स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में बना, ठीक है। जब रेलगाड़ियां परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गई, रेलगाड़ी परिवहन का हमारे पास ऐसा एक नया साधन बन गया जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, साल भर उपलब्ध रहती थी। क्या बारिश, क्या ठंडा, क्या बाढ़, क्या तार, लेकिन हमारे पास हमेशा सालों भर उपलब्ध होती थी कि हमारे पास रेल लाइन है, हम बैठेंगे सुरक्षित अपने घर, अपने स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। सस्ती और तेज भी थी। और उस समय जो रेलगाड़ी थी, आज भी जो रेलगाड़ी है सस्ती है, तेज है। आज समझो कि आपको दिल्ली, हमारे इलाके से दिल्ली जाना है, हमारे राजधानी में, तो यहाँ से आप नॉर्मल कोच में जाते हो तो 500 कुछ रुपया देना पड़ेगा, ठीक है।
आप स्लीपर से जाते हो तो आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। आप फर्स्ट एसी से सेकंड थर्ड एसी से जाते हो तो आपका चार्ज डबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें शांति वगैरह होता है ना कुछ। तो सेकंड एसी में जाओगे तो आपका खर्चा करीब करीब आपका पड़ेगा कितना, 1600 से 1700। तत्काल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सेकंड एसी 2000, फर्स्ट एसी 3500, 3000, 4000 के रेंज में उसका पड़ जाता है। तो कितना सस्ता है। लेकिन आप यही गाड़ी से जाते हो तो आपको 3000 का तो डीजल लग जाएगा, ठीक है। फिर से टोल टैक्स अलग भरोगे। लेकिन जो सुकून जो शांति मिलती है गाड़ी से जाने के लिए वो ट्रेन में नहीं मिलेगा। ट्रेन क्या है, आपको एक ही रास्ते से जाएगी, आएगी जाएगी आएगी। लेकिन गाड़ी आप जाओगे तो रोक सकते हो, जहां मन करते हो उतर सकते हो, जहां मन करे ढुला सकते हो। तो ये एक इसमें फायदे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं। तो सबसे सस्ती और तेज चलने वाली साधन थी रेलगाड़ियां, आज भी है। और माल तथा यात्री दोनों को ढो सकती थी रेलगाड़ी, ठीक है। माल सामान ढो सकती है, यात्रियों को ढो सकती है। इस साधन में एक साथ दो आविष्कार सम्मिलित थे। कौन कौन? लोहे की पटरी, जिसमें समझो यहाँ पर लोहे की पटरी। अब ट्रेन चल रही है तो भैया बहुत कारोबार बढ़ जाता है ना। इंजन कहीं और बन रहा है, डब्बा कहीं और बन रहा है, पटरी कहीं और बन रहा है, नट कहीं और बन रहा है, बोल्ट कहीं और बन रहा है, चक्का कहीं और बन रहा है, सिस्टम कहीं और बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उसको इलेक्ट्रिसिटी वाला पंप जो है वो अलग बन रहा है, मोटर अलग बन रहा है, कंप्यूटर अलग बन रहा है, उसका हॉर्न अलग बन रहा है। अलग अलग फैक्ट्रियों में बनेगा। जितने अलग अलग फैक्ट्रियों में बनेंगे उतना व्यापार बढ़ेगा। बढ़ा कि नहीं? बढ़ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो इन साधनों में यहाँ पर तो छूटा क्या? नहीं छूटा है। अभी तक ले वो लोग यात्री को ढो रहे थे, ठीक है। इस साधन में जो साधन ये रेलगाड़ी था, इस साधन में एक साथ दो आविष्कार सम्मिलित थे, आप जान चुके हो, जिसमें पटरी था, ठीक है। पटरी जिसने 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी, यहाँ पर पटरी की बात चल रही है, समझना यहाँ पर कि 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया। तो लकड़ी का पटरी नहीं होता था, लकड़ी का पट्टी होता था, लेकिन उस पर लोहे की पटरी बिछाई जाती थी। यहाँ पर पटरी और पट्टी में अंतर होता है। पट्टी मतलब जो नीचे लगाए जाते हैं, जिस पर पटरी रखा जाए, समझ रहे हो। ऊपर से लोहे की पटरी रखे जाते थे जिस पर ट्रेन चलती थी, आसानी से चलती थी। तो पटरी का स्थान ले लिया और भाप के इंजन द्वारा इस लोहे की पटरी पर रेल के डिब्बों की खिंचाई चालू हो गई थी। शायद पहले पहले शुरुआत में लकड़ी का लगाया गया होगा पटरी, लेकिन फिर लकड़ी को बदलकर अब लोहे की पटरी में उसको बदल दिया गया और उसके अनुसार उस पर से ट्रेन गुजारे जाते थे। आज ट्रेन का पटरी, रेल का पटरी इतना मजबूत होता है, इतना भारी होता है कि आपके फ्रेंड 10 जन मिलकर भी एक पटरी को उठाओगे तो हिला नहीं पाओगे। सही बता रहा हूँ, हिला नहीं पाओगे। हाँ, जोश जोश में बोल सकते हो कि उठा कर फेंक देंगे, लेकिन जाओगे ना तो आपका पेट का सारा नस घिंचा जाएगा इधर उधर। तो रेलवे के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया था। और दूसरा प्रवेश क्या था? 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक नाम था किसी का। तो उसका जीवन काल कितना था? 1771 से लेकर 1833। ज्यादा समय नहीं था, लेकिन करीबन 50 से 60 साल तो था ही। तो उसने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पाफिंग डेविल, यानी फुफकारने वाला दानव। फुफकारने वाला दानव कैसे? पहले का इंजन आपको याद होगा कि जब वो गैस छोड़ते थे तो एकदम भ्रम भ्रम आवाज करता था, फुस फुस आवाज करता था, जैसे में कोई हुकार रहा है। समझ रहे हो ना, गैस छोड़ने वाला। तो हुकारने, उसको दानव बोलते थे, फुकारने वाला दानव कहते थे, ठीक है। यह इंजन ट्रकों को कर्नवाल, यहाँ पर समझना, यह इंजन ट्रकों को कर्नवाल में उस खान के चारों ओर खींच कर ले जाता था, ठीक है। एक रहेगा, बाकी सब डब्बों को खींच कर ले जाएगा। जहां रिचर्ड काम करता था। 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन, एक इंजीनियर जो था जिसका नाम था जॉर्ज स्टीफेंसन, जिसका जीवन काल ऊपर भी मैंने बताया, नीचे भी दिया गया है, 1781 से लेकर 1848 तक, ठीक है। तो उसने एक रेल इंजन बनाया जिसे भल्चर क्या होता है? भल्चर, आप जिसको आज आम भाषा में खच्चर बोला जा सकता है, लोमड़ी बोला जा सकता है, तो भल्चर कहा जाता था। यह इंजन 30 टन भार
4 मील प्रति घंटा के रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता है। समझो कि 30 टन भार 4 मील प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो उस रफ्तार से वो पहाड़ी पर लेकर जा सकता है। धीमा था लेकिन अच्छा था, क्योंकि उतना वजन एक बार में खींच लेना आसान नहीं होता है किसी के लिए। समझ रहे हो ना। सर्वप्रथम सबसे पहले 1825 में स्कॉटलैंड और डार्लिंगटन नाम था, शहर था दो। तो डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील लंबा रेल मार्ग, 9 मील लंबा रेल मार्ग मतलब समझो कितना किलोमीटर, तो करीबन 14 साढ़े 14 किलोमीटर रेल मार्ग बिछाया गया। 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया जाता था। 9 मील मतलब 14 किलोमीटर का सफर आपको 2 घंटे में कर लिया जाता था। आप 3 किलोमीटर चलोगे तो 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर आप ट्रांसफर करते हो, कहीं जाते हो, पैदल जाते हो तो कितना लगेगा, 1 घंटा लगता था, ठीक है। यहाँ पर 14 किलोमीटर लोग चले जाते थे, कितना घंटा में, 2 घंटा में, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद 1830 में लिवरपूल मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। लिवरपूल जगह है और फिर मैनचेस्टर को जोड़ दिया गया रेल मार्ग से। और 20 वर्ष के भीतर रेल का 30 से 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ना एक आम बात थी। और 20 साल के अंदर ही 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से लोग चलाने लगे थे ट्रेन को। मतलब 1 घंटा में करीब करीब 60 किलोमीटर ट्रेन चल जाती थी। 60 का स्पीड अब ट्रेन पकड़ने लगी थी। और 1830 के दशक में, पहले ये मीटर नहीं लगा करता था ना, ट्रेन में मीटर नहीं होता था कितना स्पीड से चल रही है, लोग नाप लेते थे ऐसे ही, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही उस समय नापने के लिए। तो 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं दिखने लगी थी। अब नहर में थोड़ा दिक्कत होने लगता है, नया चीज हमें दिखने लगता है ना, तो पुराने चीज में त्रुटियां गलतियां हमें दिखाई देती है। तो नहरों के कुछ हिस्सों में जलपोत मतलब अलग अलग जो नाव वाले हैं, तो उन्होंने भीड़ भाड़ के कारण, उनके वजह से जो भीड़ भाड़ लगता था, तो उस भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ गई। और पाले, बाढ़ या सूखे के कारण उनके इस्तेमाल का समय भी सीमित हो गया था कि इस समय इसका पाला है तो इस समय यही जाएगा, बाढ़ आ गया तो सारा चीज बंद, सूखा हो गया तो पानी गायब, परिवहन बंद। तो ये सब कारणें थी। तो सूखे के कारण इनके इस्तेमाल का समय भी सीमित हो गया था कि भैया अब इसी समय में ये सब हो सकता था। अब रेल मार्ग ही परिवहन का सुविधाजनक विकल्प दिखाई देने लगा था कि अब रेल है तो सब ठीक है, सब चीज रेल है। 1830 से 1850 के बीच, ये करीबन समझ लो 20 साल, तो 20 साल के बीच में ही ब्रिटेन में रेल पथ कुल मिलाकर 2 चरणों में लगभग 6000 मील लंबा हो गया था। अब एक चरण जाएगी और एक ट्रेन आएगी, तो 2-2 पटरियां बिछाए जाने लगे थे उस जमाने में। और 1833 से लेकर 1837 के छोटे, समझो कि ये दो कितना 5 साल का समय था ना, 1833 से लेकर 37, तो छोटे रेलोन्माद, ये किसी का नाम होगा, तो उसके दौरान 1400 मील लंबी रेल लाइन बनी। और बनी तो बनी 1844 से 47 के बीच में बड़े रेल उन्माद, मतलब छोटे रेल उन्माद मतलब छोटी लाइन, और बड़ी लाइन का मतलब बड़े रेल उन्माद, ये समझ सकते हो, नाम नहीं है, ये छोटी लाइन और बड़ी लाइन की बात चल रही है। आज से जो 15 साल पहले की जिंदगी जो देखा होगा, 15 साल, हाँ 15 साल, तो आपने छोटी लाइन बड़ी लाइन का नाम सुने होंगे, जिसको लूप लाइन भी बोला जाता है आज के भाषा में। लेकिन आज जो पटरियां हैं अपने इलाके में, बड़े बड़े पटरियां होती हैं लंबे लंबे दूरी पे, लेकिन पहले की पटरियां बहुत कम दूरी में होता था। करीबन समझ लो कि 4 फीट के बीच में, 3 फीट के बीच में ही पटरी लगा दिए जाएंगे, 2, जिसको छोटी लाइन बोलते हैं। तो पटरी भी छोटा होता था, पतला होता था, बड़ा बड़ा पटरी नहीं होता था वो। लेकिन आज होता है, आज हर जिला में, हर इलाके में छोटी लाइन को हटा दिया गया है, अब बड़ी लाइन बिछा दिए गए हैं। अब आप किसी भी इलाके से ट्रेन निकाल कर आप मेन हाईवे पर पहुंचा सकते हो। ट्रेन की हाईवे मतलब ट्रेन का जो मेन लाइन था वहां पर आप लेकर जा सकते हो ट्रेन को डाइवर्ट करवा कर। तो ये एक सुविधा उस समय हो गई थी। तो 44 से 47 के बड़े रेल उन्माद के दौरान फिर 9500 मील लंबी रेल लाइन को बनाने की मंजूरी दी गई थी कि जल्दी जल्दी बनाओ,
काम नहीं रुकना चाहिए। और इस संपूर्ण कार्य में कोयले और लोहे का भारी मात्रा में उपयोग किया गया था। भैया सब चीज होगा तो कोयला का तो इस्तेमाल तो होगा ही, कोयला लोहा का। बड़ी संख्या में लोगों को काम पर लगाया गया था और निर्माण तथा लोक कार्य उद्योगों के क्रियाकलापों में तेजी लाई गई थी। और 1850 तक आते आते अधिकांश इंग्लैंड रेल मार्ग से जुड़ गए थे। पूरा इंग्लैंड का जितना भी इलाका था रेल मार्ग से जुड़ गया 1850 आते आते। समझे? अब इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे आविष्कारक कौन थे। आविष्कारक कौन थे और उसके बाद है परिवर्तित जीवन, हमारा जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। उसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक हैं। आपको जो भी डाउट है आप बेझिझक हमारे से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई विद इन 24 आवर में मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।